हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता है कि अगर मैं कहूं कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री को अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे एसेंशियल चीज क्या होती है कि वहां के बच्चों का या वहां की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसका एजुकेटेड होना। अगर जनरेशन एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस देश का कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो 2011 में कितनी थी, हमारा जो पूरा का पूरा सेंसस डाटा था। ठीक है, तो अब हमें समझना यह है कि अगर मैं लिटरेसी की बात कर रहा हूं तो इंडिया में लिटरेसी को प्रोवाइड कराने के लिए, लिटरेसी क्या होता है? साक्षरता। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलना जानता हो, लिखना जानता हो, समझना जानता हो, उसे हम लिटरेट कह देते हैं। अब इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? लगभग 74% थी। लेकिन उसके अंदर भी इतना ध्यान रखना है कि जो बच्चे थे, जो एज ग्रुप है लगभग 15 ईयर से अबव और 18 ईयर तक का, उसमें लगभग 25 करोड़ ऐसे थे जो इलिटरेट थे। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया था कि इतने बच्चे हमारे यहाँ पर इलिटरेट हैं। अब इनको लिटरेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी देश को डेवलपमेंट करना है, उसको आगे जाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करना है, तो बच्चों का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और इसी के साथ हम कनेक्ट करेंगे किसको? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली के कस्तूरीरंगन रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि वो कैसे उस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसके ऊपर कहाँ था, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहाँ पर लिटरेसी की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में कहां पर है, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो एज ऑलवेज मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो टारगेट है, एम क्या है? ए न्यू स्कीम ऑन द एजुकेशन फॉर ऑल। इसका नाम क्या दिया गया? अडल्ट एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये 15 ईयर से अबव को लिटरेट करने की बात करती है। एस्टिमेटेड बजट कितना है इसका? तो लगभग 1037 करोड़ रुपए का बजट है। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो स्कीम है ये कितने बच्चों का टारगेट लेकर चले हैं। तो देखो, 5 करोड़ नॉन लिटरेट जो बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा टारगेट है कि हम आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट मैं कह सकता हूं 2022 से लेकर 2026-27 तक लगभग 5 करोड़ बच्चों को क्या कर देंगे? लिटरेट कर देंगे, जिसकी एज कितनी होगी? 15 से ऊपर होगी। दूसरी बात, इसके अंदर सेंटर का कितना शेयर है? तो बेसिक बात हो गई 700 करोड़, लगभग 337 करोड़ किसके हैं? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होगा? तो फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, ठीक है, डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड द कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक बातें जो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब चलते हैं कि जो एजुकेशन है हमारी, वो एजुकेशन कहाँ पर लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि सरकार कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट कर रही है। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म आपने पढ़ा होगा, न्यूज में भी था, दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी कब बना था? 1961 में बना था। ठीक है, उसके बाद टीवी है, रेडियो है, सामाजिक चेतना केंद्र है, इनके अंदर इस सारे प्रोग्राम को क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, लगभग कितने बच्चे इसमें 2011 के सेंसस में इलिटरेट पाए गए? जो 15 से अबव है, तो लगभग 25.76 करोड़। ठीक है, और अगर मैं लिटरेसी की बात करता हूं इंडिया की, तो इंडिया की लिटरेसी कितनी थी? 74.04%। अगर बात करूं मेल की, तो मेल कितने लिटरेट थे? 82.14%। और अगर फीमेल की बात करता है तो 65.46% लिटरेसी रेट थी। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि इस बार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अभी जो सेंसस होना था वो 2021 में होना था, नहीं हुआ। अगर मैं सेंसस की बात कर रहा हूं तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि सेंसस जो है सबसे पहले अनऑफिशियली किसने किए थे? तो लॉर्ड मयो के टाइम पर हुए थे। और लॉर्ड मयो के टाइम पर जो हुआ था 1872 में, जिसे हम अनऑफिशियली कहते हैं। और ऑफिशियली सेंसस कब हुआ था सबसे पहले? तो वो करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के टाइम पर वो हुए थे 1881 के अंदर। और लॉर्ड रिपन को ही मैंने कई बार लिखवाया, क्या कहते हैं? फादर ऑफ द
क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका फादर भी इन्हीं कहा जाता है। ठीक है, अभी जो 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उसके अंदर या सेंसस का जो डाटा आया था, उसके अंदर हमने देखा इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी थी, 74% लगभग। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल कितने कितने थे, तो 65 और 85% के लगभग। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा लिटरेट कौन था, तो केरला। आपको पता होगा केरला हमेशा सबसे आगे लिटरेसी में सबसे आगे रहता है। जैसे इस बार की अगर मैं करंट की बात करता हूं, तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कौन सा ऐसा स्टेट है या कौन से स्टेट का ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फुली कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट हो चुकी है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के 10 साल से ऊपर कोई भी बच्चा, बूढ़ा, लेडीज, जेंट्स, कोई भी है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, तो आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा होगा इसको, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। वो भी कहां की है, केरला की है। ठीक है, उसके बाद केरला की लिटरेसी कितनी थी, 94%, सबसे हाईएस्ट। मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी। उसके बाद सबसे कम लिटरेसी कहां पर थी, बिहार। बिहार में कितनी, 61.80% मेल और फीमेल का डाटा भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा लिटरेसी गैप कहां पर था, तो याद रखना सबसे ज्यादा, या मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम लिटरेसी गैप कहां पर था, तो वो लिटरेसी गैप कहां पर था, राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी में गैप है। कैसे, मेल जो है वो पढ़े लिखे हैं 79% लगभग, और जो फीमेल है वो पढ़ी लिखी है लगभग 52%। तो लगभग जो गैप है इसके अंदर 27% का लिटरेसी गैप आता है। आपसे अगर पूछता है कि सबसे कम लिटरेसी गैप किसके अंदर है, तो ध्यान रखना सबसे कम लिटरेसी गैप है मेघालय। मेघालय का जो लिटरेसी गैप है, मेघालय में जो लिटरेसी गैप है वो कितना है, तो वो है 3%। ठीक है, सबसे कम। वहां पर मेल पढ़े लिखे हैं लगभग 76% और फीमेल पढ़ी लिखी है 73%। ठीक है, तो इन डाटाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी जो सेंसस आने वाला था वो डिले हो गया था कोरोना की वजह से। इस साल आने वाला था, पहली बार डिजिटली होने वाली थी, वो भी डिले हो गई है। कल परसों हमने द हिंदू के एडिटोरियल में भी देखा था कि उसका शायद जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब है, तो जनवरी की या 2024 में वो आ सकता है। ठीक है, अभी अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 के ही डाटा से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद अच्छा, एजुकेशन कहां कहां पर लिखी हुई है। अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो देखो, एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह लिखी हुई है। बेसिक देखा जाए तो 3 जगह। कौन कौन सी जगह, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कहां पर, आर्टिकल नंबर 21 के ए में। ठीक है, दूसरा कहां लिखा हुआ है, तो दूसरा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 45, और तीसरा कहां पर लिखा हुआ है, तो तीसरा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 51 के ए में। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है हमें बस ये समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था एजुकेशन के बारे में कि इट इज कंपलसरी टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, या फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी रहेगा सभी स्टेट के लिए। देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये कहां का है, डीपीएसपी। ठीक है, और डीपीएसपी मैंने कई बार समझाया है कि डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। उसी का आर्टिकल 45 कहता है कि स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर, किसके लिए प्रोवाइड करेगा, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। समझना इसको पूरे को, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप को कंपलसरी एजुकेशन देगा स्टेट। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक छोटा सा अमेंडमेंट होता है, कौन सा, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और वो जो अमेंडमेंट होता है 2002, उसमें कर दिया जाता है कि यहां पर जो कंपलसरी एजुकेशन थी वो कर दी जाती है 0 to 6 ईयर के बच्चों के लिए, और जो 6 से 14 ईयर के बच्चे थे उनको उठाकर डाल दिया जाता है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। क्योंकि आर्टिकल 21 किसमें आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। आप लोगों को पता है 21 किसके बारे में बात करता है, राइट टू लिव, जीने की आजादी के बारे में बात करता है। तो अब क्या कर दिया गया, अब क्या किया इन्होंने, 86th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन जो था उसको यहां से उठाकर यहां पर डाल दिया, और 0 से 6 ईयर के बच्चे तो यहीं पर रखे। डीपीएसपी यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हर स्टेट में आंगनवाड़ी वगैरह होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए क्या कर दिया, आर्टिकल 21 का ए जोड़ दिया 2002 में, जो उनका फंडामेंटल राइट बना दिया।
और हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीन सकते। हाँ, वो बात अलग है कि जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर आर्टिकल 20 और 21 के अलावा सारे छीन लिए जाते हैं। वो इमरजेंसी के स्पेशल केसेस की बातें अलग हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर समझना, यहां पर डाल दिया। फिर क्या हुआ, एक यहां पर आर्टिकल 51 के ए में लिखी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारी कितनी है 11। पहले कितनी हुआ करती थी 0, फिर हमने 10 जोड़ी, फिर हमने एक और उसमें ऐड किया। ठीक है, हम उसकी डिस्कस कर लेंगे अभी आगे। तो मैंने कहा कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी और उसमें लिख दिया कि 6 to 14 ईयर के बच्चे को एजुकेशन देना, एजुकेशन देना उसके किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब समझना डिफरेंस क्या हो गया। 0 से 6 साल तक का बच्चा स्टेट देगा, 6 से 14 ईयर के बच्चे को सेंटर, या कह सकता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि उसको एजुकेशन फ्री मिलेगी। और 6 to 14 ईयर के बच्चे के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है उनकी कि वो अपने बच्चे को स्कूल तक पहुंचाएं। अगर वहां जाने के बाद एडमिशन नहीं होता है तो आप कौन से आर्टिकल का यूज कर सकते हो, 21 का ए, क्योंकि अब वो उनका राइट है। ये कभी भी इनके घर जाकर इसको एजुकेशन नहीं देंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेरेंट्स की है कि वो उसको स्कूल तक पहुंचाएं। अगर प्राइवेट है तो कंडीशंस जो भी होंगी, और सरकारी है तो जो भी कंडीशन होती है फ्री वगैरह जो सब उसमें इंक्लूड हो गया। बात समझ में आ गई क्या। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, इन तीनों जगह पर। आर्टिकल 21 के ए में भी है, आर्टिकल 45 में भी है, और साथ के साथ आर्टिकल 51 के ए में भी है। ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये डीपीएसपी की बात करता है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। और हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए डीपीएसपी कहां से लिए हैं, तो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए हैं, तो ये कहां से लिए हैं, रसिया से लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल क्या क्या है राइट टू एजुकेशन के लिए। तो जैसा अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 45, ठीक है, 39 के एफ में उसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, कौन सी, राममूर्ति कमेटी, याद रखना इसको, राममूर्ति कमेटी। इसकी रिपोर्ट आई थी 1990 में। उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, कौन सा केस होता है, उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। उसके अंदर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाए जाने की बात कही जाती है। और उसके बाद एजुकेशन या इसको फंडामेंटल राइट बनाने के लिए एजुकेशन को एक और कमेटी बनती है, तपस मजूमदार कमेटी। और इस तपस मजूमदार कमेटी की रिकमेंडेशन कब आती है, 1999। उसके बाद क्या होता है, 2002 में एक अमेंडमेंट होता है, 86th अमेंडमेंट होता है, जिस अमेंडमेंट के बाद क्या होता है, इसको फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी इसको समझा था। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे इट इंसर्टेड आर्टिकल 21 का ए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आता है, 2009। ठीक है, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास कर दिया जाता है। ठीक है, इन सारे डाटाओं को ध्यान रखना है हमें। उसके बाद देखो आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी। देखो हर इंसान की कोई ना कोई ड्यूटी होती है, कोई ना कोई कर्तव्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे हैं तो उनकी ड्यूटी क्या है कि उनको पढ़ना है, टीचर है तो उसकी ड्यूटी क्या है, उसको पढ़ाना है। ठीक है, अगर मैं देश में रह रहा हूँ, इंडिया में रह रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना इंडिया में रहते हुए। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है जन्म हो गया, जी लिए, मर गए, खत्म कहानी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मेरी इस देश के लिए कोई ना कोई तो ड्यूटीज बनती होंगी, वो सारी ड्यूटीज यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल समझना, सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पर 0 क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटी कोई नहीं थी। फिर क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हमने क्या किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा। कितनी ड्यूटीज जोड़ी गई, 10। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो याद रखना कमेटी कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। कौन कौन सी 10 थी, तो देखो सबसे पहला कौन सा है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। हमें पता है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए।
अब ये जरूरी नहीं है कि मैं नेशनल एंथम का सम्मान करूं या ना करूं, लेकिन हाँ मेरा भारतीय होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी है कि मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब भी नेशनल एंथम बजता है तो हमें उसकी रेस्पेक्ट में खड़े हो जाना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है। याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज के वोलेशन के ऊपर कोई भी क्राइम नहीं माना जाता। अगर उसमें अलग से सेक्शंस बने होते हैं वो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कोई भी उसका वोलेशन नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको अगर फॉलो भी नहीं करना तो उसका अपमान भी नहीं करना है। ठीक है ना, बस इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके अंदर नेशनल एंथम के टाइम पर थोड़ा सा मैटर न्यूज में आ गया था। ठीक है ना, उसके बाद देखो दूसरा कौन सा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नेशनल आइडियाज, हमें देश के नेशनल आइडियाज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी, हमें अपने देश की सोवेरेनिटी को मेंटेन रखना चाहिए, हमें यूनिटी से रहना चाहिए। ठीक है, हमें इंटीग्रिटी से रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, टू डिफेंड द कंट्री, हमें हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है ये। उसके बाद कौन सा है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड, हमें हमेशा भाईचारे की भावना बनाए रखनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो भी होता है ना, कि इसमें सभी क्या करते हैं, ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं। ऐसा कहां पर लिखा है, ऐसी हमारी ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हमें हमारी हेरिटेज को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, पेड़ पौधों को, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करके कौन सा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द ह्यूमनिज्म, हमें हमेशा साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हमेशा जिंदगी में एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अगर तुम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे हो तो भी ठीक है, तुम नहीं बढ़ रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है, और लास्ट कौन सी है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड द एजुकेशन, ये 11th जोड़ी जाती है, जो कि ड्यूटी मानी गई किसकी, पेरेंट्स की, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये टोटल हमारी क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11th कब जोड़ी गई थी, तो 86th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, इन बातों को याद रखना। और कौन सी कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ी जाती है सारी चीजें। उसके बाद राइट टू एजुकेशन के बारे में वही, अच्छा कौन सी लिस्ट में आता है, कंकरेंट इश्यू में आता है। याद रखना, कुछ टॉपिक होते हैं हमारे स्टेट लिस्ट के, कुछ होते हैं यूनियन लिस्ट के, कुछ होते हैं कंकरेंट लिस्ट के। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ही इंटरफेयर कर सकती है। कुछ सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें यूनियन ही इंटरफेयर कर सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, उसमें स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन किसमें आता है, कंकरेंट लिस्ट में। अब मैं यहाँ से एक बात बता देता हूँ, मैं आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये अभी रिकमेंड किया है, ये डिमांड की है कि जो एजुकेशन है उसको किस में डाल देना चाहिए, स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट से हटाकर स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए। ठीक है, कौन सा स्टेट है आप उसमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अभी जस्ट न्यूज में बना हुआ था, अभी डिमांड चल रही थी उसमें। नेक्स्ट कौन सा है, रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अभी आपने देखा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन दे दिया गया था, कोटा दे दिया गया था उन लोगों को। ठीक है, अच्छा सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है बच्चों के लिए, तो मिड डे मील आपने पढ़ा था। मिड डे मील कब से स्टार्ट हुई थी, तो मिड डे मील बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। मिड डे मील कब स्टार्ट हुई थी, 1995। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है पीएम पोषण। ये भी ध्यान रखना, पीएम पोषण 2018 में इसका नाम बदल दिया है। और इस साल हम क्या बना रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम इस बार बना रहे हैं। इसके अंदर क्या किया हमने, मिलेट्स को देना शुरू कर दिया, किसमें, मिड डे मील में। छोटे बच्चों का जो खाना होता है ना, आंगनवाड़ी वगैरह में जो बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, उसमें हमने मिलेट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा होगा, सरकारी स्कूलों में ऐड लगी रहती है। इंस्टीट्यूशन फॉर द एमिनेंस अभियान, जैसे अभी एकलव्य मॉडल स्कूल, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये स्कूल किसके लिए बनाए गए थे, फॉर द ट्राइब्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, ट्राइब्स के लिए स्कूल बनाए गए थे। कब से स्टार्ट हुए थे, तो 1997 1998 के बजट में स्टार्ट किए गए थे। इस बार क्या न्यूज में था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एकलव्य मॉडल स्कूल इस बार भी बजट में थे, और 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने की बात की गई थी, जिसके अंदर लगभग 38800 टीचर्स की रिक्रूटमेंट वगैरह की भी
बात की गई थी। और कौन कौन सा होता है तो आपने सुना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं जो राजीव गांधी के टाइम पे स्टार्ट किए गए थे 1980s के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम किसके लिए है, बच्चों के लिए। उसके बाद अगर पूछे कि स्टूडेंट के लिए कौन कौन से हैं तो इधर वो सारे प्रोग्राम लिखे हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्टार प्रोजेक्ट, कला उत्सव, स्वच्छ विद्यालय अभियान, शिक्षा पर्व, ठीक है, ईसाद उदय, ईशान विकास, ये सारे प्रोग्राम किससे रिलेट करते हैं, बच्चों की एजुकेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं तो पीएम ई दीक्षा या दीक्षा, स्वयं विद्यादान, ई पाठशाला, स्मार्ट इंडिया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव गर्ल्स के लिए क्या है तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एट द एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, प्रगति। अच्छा, टीचर्स के लिए कौन सा है तो निष्ठा प्रोग्राम है, टीचर्स के लिए कौन सा, निष्ठा प्रोग्राम, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, जो पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उसका नाम क्या था, नेशनल पॉलिसी ऑन द एजुकेशन 1986। अभी जो आई है उसका नाम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये इसको रिप्लेस करने के लिए आई। क्या क्या चेंजमेंट हुआ है तो देखो, पहले क्या होता था 10+2 का शेड्यूल होता था, अब क्या कर दिया गया उसको 5+3+3+4 कर दिया गया है, ठीक है। अब 12 ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग एंड द 3 ईयर ऑफ द आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग कर दिया गया है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, कोडिंग विल बी टॉट फ्रॉम द 6th ग्रेड, 6th क्लास से क्या सिखाई जाएगी, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि बच्चों के प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए भी प्रोग्राम चलाए गए थे नीति आयोग के द्वारा, बजट में भी उनका डिस्कशन था। आपने पढ़ा होगा अटल लैब्स के बारे में पढ़ा होगा, वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, अटल टिंकरिंग लैब्स जिनका पूरा नाम था, ठीक है। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सा है, नो रिजिड सेपरेशन फ्रॉम द आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, कोई उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रहेगा हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। उसके अंदर मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन लोकल और रीजनल लैंग्वेज रहेगी 5th क्लास तक। याद रखना, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी क्लास तक मीडियम जो रहेगा वो लोकल या रीजनल लैंग्वेज रहेगी, तो 5th ग्रेड तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है ठीक है, टोटल कितना बजट हो इसके ऊपर खर्च किया जाएगा, 6% ऑफ द एजुकेशन बजट इसके ऊपर सरकार खर्च करेगी, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।